देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के सामने मौजूद दोस्तों जानेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे जहां पर नेतन्याहू के मरने के दो और बड़े सबूत मिले हैं। बताएंगे कैसे फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है दोस्तों, और नॉर्थ कोरिया ने इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट दी है बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी खबर दोस्तों। और AIMIM क्या करेगी राष्ट्रीय जनता दल को सपोर्ट या फिर एन मौके पर कुछ और बड़ा फैसला लिया जाएगा, बताएंगे क्या नई बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। इसी के साथ में AIMIM से जुड़ी हुई सारी बड़ी अपडेट आप तक लेकर आए हैं कि करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप ये मानते हैं कि अब इतने सारे सबूत मिल गए हैं कि इस बात को मान लेना चाहिए कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू या तो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है या फिर टपक चुका है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पिछले कई दिनों से बहस चल रही है कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू या तो ऊपर की ओर निकल चुका है या फिर इतना ज्यादा घायल हो चुका है कि कभी भी निकल सकता है। ऐसे में दोस्तों इन सारी गुफ्तगू और चर्चाओं के बीच में, बहस के बीच में जो बड़ी अपडेट सामने आती है वो ये कि दो ऐसे सबूत मिले हैं दोस्तों जिससे तसदीक होता है कि कुछ ना कुछ बड़ा तो हुआ है और नेतन्याहू या तो निकल लिया या तो निकलने वाला है। आपको बता दें कि जो दो बड़े सबूत मिलते हैं दोस्तों, पहला सबूत ये है कि नेतन्याहू का जो बेटा है वो पिछले 5 दिनों से सोशल मीडिया से गायब चल रहा है। नेतन्याहू का बेटा, बड़ा बेटा यायार नेतन्याहू काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव था दोस्तों, यानी एक एक दिन के अंदर 30-30, 40-40 पोस्ट किया करता था और पूरे जंग की शुरुआत से ही लगातार एक के बाद एक पोस्ट करते हुए अपने देश इजराइल के लिए माहौल बना रहा था दोस्तों। लेकिन पिछले 5 दिनों से एकदम लापता हो चुका है। उसके अकाउंट पर दूर दूर तक वो दिखाई नहीं दे रहा, यानी सोशल मीडिया पर तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। चाहे आप लोग उसे फेसबुक पर ढूंढिए, इंस्टाग्राम पर ढूंढिए, ट्विटर पर ढूंढिए, कहीं भी वो नजर नहीं आ रहा है। 5 दिनों से एकदम सन्नाटा सा पसरा हुआ है चारों तरफ और लग भी नहीं रहा कि नेतन्याहू का बड़ा बेटा जो इतनी सारी कंट्रोवर्सी में फंसा रहता था दोस्तों, तनाजु में फंसा रहता था, आज हालात ऐसे हैं कि उसका बेटा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। पिछले 5 दिनों से तो एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यायार नेतन्याहू के सोशल मीडिया पर मातम मन रहा है दोस्तों, और इसी से पता चलता है कि कुछ ना कुछ बड़ा कांड हुआ है पिछले 5 दिनों के अंदर। जब से नेतन्याहू खुद गायब है तो उसका बेटा यायार नेतन्याहू भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि ये बहुत बड़ा सबूत हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा दूसरा बड़ा सबूत दोस्तों बीते रात को सामने आता है, जहां पर अपडेट ये आती है कि इजराइल ने ईरान से हो रहे बार बार हमले को लेकर एक बैठक बुलाई है। इस बैठक के अंदर इजराइल के सिक्योरिटी काउंसिल के सारे लोग मौजूद थे दोस्तों, यानी कई सारे इजराइल के बड़े बड़े टॉप लेवल के अफसर मौजूद थे और ये सारे के सारे फौज के अफसर मौजूद थे जो लोग ईरान से लगातार हो रहे हमले को लेकर आपस में चर्चा बहस कर रहे थे। लेकिन बाद में पता चलता है कि इस बैठक में अमूमन देखे तो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर मौजूद रहता था दोस्तों, यानी बड़े दिनों के बाद ऐसा हुआ है जब सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई है और उसके बाद उस बैठक की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की गई तो पता चला कि इस बैठक में इजराइल का प्राइम मिनिस्टर ही मौजूद नहीं है दोस्तों, यानी नेतन्याहू एक बार फिर से एक हाई लेवल टॉप लेवल बैठक से गायब नजर आने लगा है। और जब पूरी दुनिया में एक खबर चल रही है कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर निपट लिया है यानी टपक चुका है, तब इजराइल को तो और आगे बढ़कर दिखाना चाहिए कि अगर उसका प्राइम मिनिस्टर जिंदा है तो सबको बताए कि नेतन्याहू जिंदा है। तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक तो नेतन्याहू को खुद करना चाहिए दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में नेतन्याहू दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा और यहाँ पर रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर मौजूद है। डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कार्ड से इस पूरे बैठक को लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मौजूद है तो फिर इजराइल को दिखाना चाहिए कि उसका प्राइम मिनिस्टर कहां है, जैसा बार बार इजराइल के लोग दावा करते हैं कि उनका प्राइम मिनिस्टर जिंदा है दोस्तों। लेकिन लोग सवाल पूछते हैं कि जिंदा है तो बताओ कि है कहां पर, एक बार वीडियो तो दिखा दो, फोटो तो दिखा दो, बैठक में ही दिखा दो। लेकिन दूर दूर तक इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू नजर नहीं आ रहा है। इससे पता चलता है दोस्तों कि AI वीडियो बनाकर नेतन्याहू का सोशल मीडिया पर इन लोगों ने डाला था और जब लोगों ने पकड़ लिया तो उसके बाद अब सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक भी बुलाई तो उसमें भी अब इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू नजर नहीं आ रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि ये बात अब एकदम क्लियर कट हो चुकी है कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू खामनेई के प्रकोप में पूरी तरीके से चपेट में आ चुका है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये बात अब लगभग सही मानी जा रही है, क्योंकि इन दावों को झुटलाने के लिए कोई दूसरा दावा नहीं किया जा रहा और जो दावा किया जा रहा है उसमें दम है नहीं, तो ऐसे में अब ये जो दो बड़े सबूत मिले हैं सभी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल का प्राइम मिनिस्टर निकल लिया है दोस्तों। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अमेरिका और इंडिया ने जो ट्रेड डील किया है, आपस में व्यापार का समझौता किया है, इस समझौते पर कांग्रेस पार्टी बिफर चुकी है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर बोला है कि ये जो बीजेपी के लोगों ने डील किया है देश के किसानों के साथ में एक धोखा है और इसके बाद अब अमेरिका और इंडिया के ट्रेड डील के मामले को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस यानी इंडियन यूथ कांग्रेस एक बार फिर से मैदान में कूद रहा है। जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि 16 मार्च को जंतर मंतर पर इंडियन यूथ कांग्रेस संसद भवन घेराव करने की घोषणा के साथ मैदान में उतरने जा रहा है। 16 तारीख यानी कल बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे दोस्तों। इससे पहले
पहले एआई इंपैक्ट समिट में जब गए थे तब जोरदार तरीके का आंदोलन किया गया था और एकदम शांत होकर आंदोलन किया था। तो बीजेपी के लोग बवाल मचा रहे थे कि एआई समिट को बदनाम कर दिया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा है कि वो अपनी लड़ाई लगातार जारी रखेंगे और भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार समझौता, जो कारोबार का समझौता, ट्रेड समझौता हुआ है, उसमें भारत के किसानों के खिलाफ लिए गए फैसले का हम लोग विरोध करेंगे और डंके की चोट पर विरोध किया जाएगा। ऐसे में 16 तारीख को कल जबरदस्त तरीके का आंदोलन होगा। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली के सह प्रभारी कृष्णा हरी और हैवरान कसाना भी पत्रकारों के बीच में मौजूद थे। ऐसे में दोस्तों, एआई इंपैक्ट समिट के बाद इंडियन यूथ कांग्रेस का यह दूसरा बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के युवा इकाई के लोग पूरी तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोनम वांगचुक को आखिरकार बीजेपी की सरकार ने जेल से छोड़ दिया। तो इस पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सोनम वांगचुक जी की गिरफ्तारी से पहले ही हम लोगों ने इसकी निंदा की थी और बीजेपी सरकार का यह फैसला गलत था और साफ तौर पर कहा था कि सरकार साजिशन उनको जेल में बंद कर रही है। सोनम वांगचुक जी नरेंद्र मोदी को उनका वादा याद दिला रहे थे जो उन्होंने लद्दाख के लोगों से किया था, मगर सवालों से डरने वाली कायर सरकार ने लद्दाख की जनता की आवाज बने वांगचुक जी को सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन जब मोदी सरकार का यू टर्न फर्जी गिरफ्तारी की बात को साबित कर देता है, यानी बीजेपी की सरकार ने जो यू टर्न लिया है और एनएसए लगाया गया तो उसे वापस ले लिया गया, तो इससे पता चलता है कि बीजेपी की सरकार ने आनन फानन में कार्रवाई की थी, जबरदस्ती का आरोप लगाया गया था उनके ऊपर। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इस मामले पर जिस भी बड़े अफसर ने ये एनएसए का मामला जोड़ा था साइंटिस्ट सोनम वांगचुक के ऊपर, उसको पोस्ट से हटाया जाना चाहिए और उसको भी कम से कम 9-10 महीने के लिए जेल के सलाखों के पीछे बंद करना चाहिए, ताकि वो समझे कि किसी साइंटिस्ट की जिंदगी के 9 महीने को बर्बाद करने का क्या मतलब होता है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अगर बीजेपी सरकार ने अमित शाह के मंत्रालय या अमित शाह ने अगर आदेश दिया तो अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, तो फिर लोग साफ तौर पर यह मानकर चलेंगे कि बीजेपी के लोगों का जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं और देश में तानाशाही चल रही है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें बीजेपी के साथ देने वाली पार्टियों को धीरे धीरे करके अंदाजा हो चुका है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी उनको बदनाम करने के लिए और बर्बाद करने के लिए काम करती है। दोस्तों, अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आंख बंद करके सपोर्ट करने वाली बीजू जनता दल को अब समझ में आ रहा है कि बीजेपी को आगे बढ़ाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। पहले तो उड़ीसा से बीजू जनता दल को सत्ता से बाहर किया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग अब एक राज्यसभा की सीट भी उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी को नहीं जीतने देना चाहती है। दोस्तों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अब उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल को तोड़ने के लिए, बीजेडी पार्टी को तोड़ने के लिए ऑपरेशन कमल चलाना शुरू कर दिया है और मामला इतना आगे बढ़ गया कि अब नवीन पटनायक, जो अमूमन इस तरीके की बयानबाजी नहीं करते दोस्तों, उन्होंने भी इस मामले को लेकर बताया कि उनके विधायक को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है, यानी खरीदने की कोशिश की जा रही है, पैसे का लालच दिया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक धब्बा बताया। दोस्तों, उनका दावा है कि क्रॉस वोट करने के लिए, यानी राज्यसभा के चुनाव में जो चौथी सीट है जिस पर बीजू जनता दल ने खुद का उम्मीदवार उतारा है और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, इसके बावजूद बीजेपी ने खुद का उम्मीदवार उतार दिया है दोस्तों। और मुकाबला यहाँ पर जबरदस्त तरीके से हो रहा है और बीजू जनता दल का उम्मीदवार चुनाव हार जाएगा अगर क्रॉस वोट कर दिया गया, यानी बीजू जनता दल के विधायक को अगर लालच देकर उसका वोट बीजेपी ने खरीद लिया तो पूरा खेल हो जाएगा। और बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की पार्टी अब इस बात को मान रही है कि उनकी पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी फूट डलवा रही है, यानी पार्टी के विधायकों को खरीद फरोख्त कर रही है। और यही वो बीजू जनता दल है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी को पहले आंख बंद करके सपोर्ट किया करते थे। उनको लग रहा था कि उड़ीसा के अंदर कभी बीजेपी आ नहीं पाएगी और बीजू जनता दल आराम से उड़ीसा में सरकार चलाता रहेगा, उनको भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजू जनता दल को पहले उड़ीसा से बीजेपी ने हटाया दोस्तों, इसके बाद अब बीजू जनता दल के विधायक भी खरीदे जा रहे हैं। इससे पता चल चुका है कि कुछ दिनों में बीजू जनता दल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और जिन जिन पार्टियों ने बीजेपी को देश में फैलने में मदद की दोस्तों, वे सारी की सारी पार्टियां निपटने के कगार पर आ चुकी है। इससे पता चल रहा है कि बीजेपी जिस डाल पर बैठी है उसी डाल को पहले काटती है और ये एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो अभी भी बीजेपी के साथ में गठबंधन करके बैठे हुए हैं, खासकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए, कि अगर ऐसा ही उन्होंने बीजेपी को पानी देना जारी रखा तो फिर एक दिन भारतीय जनता पार्टी इन्हीं पार्टियों को निकल जाएगी। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, ट्रंप इतना ज्यादा पगला चुका है दोस्तों कि ट्रंप को लग रहा है कि दुनिया के अंदर अब उसका साथ कोई नहीं दे रहा, तो एक के बाद एक बड़े बड़े झूठ बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया कि ईरान का जो समुद्री गलियारा है जिसे फारस की खाड़ी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज बोला जाता है, उसको ईरान ने बंद रखा हुआ है, जहां से दुनिया भर के तकरीबन 20% कारोबार होते हैं और भारत का तो 40% कारोबार वहीं से होता है। और इसीलिए उस गलियारे की इतनी ज्यादा जरूरत है पूरी दुनिया को दोस्तों कि अब अमेरिका को ये डर सता रहा है कि कहीं पूरी दुनिया मिलकर अमेरिका के खिलाफ माहौल ना बना दे कि क्यों अमेरिका
ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद ईरान दुनिया में कहीं भी अब किसी भी देश को इस गलियारे से तेल नहीं ले जाने दे रहा है। और यही बड़ा कारण है कि अब अमेरिका वाले बोल रहे हैं कि हमने दुनिया के कई देशों को इकट्ठा कर लिया है, ये सारे देश मेरे साथ आएंगे और मैं यानी अमेरिका और कई सारे देश मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला करेंगे, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने अपने नेवी के कई सारे जहाज मैदान में उतार दिए हैं और इसके बाद वो दावा करता है कि दुनिया के कई सारे देश मेरे साथ मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास आकर हमला करेंगे, ईरान पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी दुनिया के लोगों का तेल हो या फिर गैस हो वो आराम से आ जा सके, ईरान का हमला उन पर ना हो। हालांकि दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ये जानता है कि अकेले वो अगर लड़ने जाएगा तो ईरान उसे 4-5 थप्पड़ मारकर वापस लौटा देगा और इसीलिए वो कह रहा है कि दुनिया के कई और देश मेरे साथ मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बवाल करेंगे। सवाल ये है कि कौन ट्रंप के साथ मिलकर इस तरीके से उड़ता तीर पकड़ने के लिए ईरान जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि जो भी ईरान गया है लड़ने के लिए ईरान ने उसका बुरा हाल कर रखा है और यही बड़ा कारण है कि अब ईरान के सामने कौन युद्ध करने, कौन पंगे लेने, जंग लड़ने के लिए जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि ईरान अभी किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया भर से सपोर्ट जुटाने के लिए ये सारी बातें बोल रहा है लेकिन सपोर्ट वो जुटा पाएगा नहीं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें देश में किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों बदनाम करने के लिए पूरा एक माहौल बनाया जाता है, एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है, उसका एक एग्जांपल आपके सामने लेकर आए हैं। अपडेट ये है दोस्तों कि अपने आप को पत्रकार बताने वाली पल्लवी घोष दावा करती है कि एलपीजी के खाली सिलेंडर रिकवर किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलए अब्दुल रहमान के यहाँ से, यानी समाजवादी पार्टी का एक एमएलए है अब्दुल रहमान, उसके यहाँ से ये 55 एलपीजी के सिलेंडर पाए गए हैं और ये एलपीजी के सिलेंडर जानबूझकर छिपा कर रखे गए थे ताकि देश भर के अंदर एलपीजी के दाम बढ़ जाए और दाम बढ़ने के बाद उसको बेचेंगे तो इनको मुनाफा होगा, यानी मुनाफाखोरी और जमाखोरी की जा रही थी। अब ये दावा तो कर दिया गया कि अब्दुल रहमान नाम का एक समाजवादी पार्टी का एमएलए है जिसके घर पर ये 55 सिलेंडर मिले हैं। दोस्तों बाद में पता चलता है कि समाजवादी पार्टी का एक भी ऐसा विधायक नहीं है जिसका नाम अब्दुल रहमान हो। तो फिर अपने आप को पत्रकार बताने वाली पल्लवी घोष को किसने बताया कि अब्दुल रहमान नाम का एक समाजवादी पार्टी का एमएलए है, विधायक है और वो लगातार होर्डिंग कर रहा है, यानी कब्जा कर रहा है, सामान को इकट्ठा कर रहा है और ज्यादा दाम पर बेचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये लोग पत्रकार नहीं है बल्कि प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं, इनका काम केवल यही है कि आईटी सेल वाले बोल देते हैं कि ये पोस्ट करना है, उसके बाद जो चीज बोला जाता है वो पोस्ट करते हैं। ये लोग चेक भी नहीं करते कि जो दावे चल रहे हैं वो कहां से एक्चुअली आ रहे हैं, यानी उस दावे का सोर्स क्या है, लेकिन उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। कम से कम एक बार देख लेना चाहिए था कि क्या समाजवादी पार्टी में कोई अब्दुल रहमान नाम का एमएलए है। जो अपडेट है दोस्तों ऐसा कोई एमएलए है ही नहीं, तो फिर ये जमाखोरी कौन कर रहा था, इसका जवाब पल्लवी घोष को देना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे कई और तथाकथित पत्रकार है जिनका काम केवल और केवल प्रोपेगेंडा यानी केवल और केवल भ्रम पैदा करना है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ ही साथ इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान में कई जगह पर लोगों को बर्बादी देखनी पड़ी है दोस्तों, लोगों के घर टूटे हैं और एक तो इस बच्चियों के स्कूल के ऊपर ड्रोन मारा गया था जिससे कई सारी बच्चियों के जान चले गए थे और इस पूरे मामले पर पूरा ईरान एकजुट होकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ माहौल बनाते हुए मैदान में उतरा था दोस्तों। ऐसे में ईरान इन इंडिया यानी इंडिया के अंदर जो दूतावास है, जो एम्बेसी है ईरान की, उसने एक नंबर जारी किया है, अकाउंट नंबर जारी करते हुए कहा है कि हम लोग डिमांड करते हैं कि ईरान को सपोर्ट करिए आप लोग, अगर आप लोग इंडिया के अंदर है तो आप लोगों के लिए नंबर जारी करता हूं, इस नंबर पर आप लोग पैसे भेज सकते हैं। ये पैसा सीधे ईरान में उन लोगों को मिलेगा जो लोग इजराइल और अमेरिका के कायराना हमले के कारण इससे सीधा प्रभावित हो रहे हैं। और इसके बाद अकाउंट नंबर के साथ साथ व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है दोस्तों, जहां पर पैसे भेजकर लिंक भेजा जा सकता है, यानी स्क्रीनशॉट भेजा जा सकता है कि पैसे दे दिए गए हैं। अगर आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं ईरान को दोस्तों इस पूरे मामले पर, तो आपको ईरान इन इंडिया की ट्विटर वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, यानी सोशल मीडिया अकाउंट एक्ट पर जाना पड़ेगा और यहां जाकर आप लोग देख सकते हैं मैसेज लिखा हुआ है कि फॉलोइंग रिपीटेड रिक्वेस्ट फ्रॉम चैरिटेबल एंड बेनोवेलेंट मेंबर्स, यानी लोगों के कहने के बाद हम लोग एक ऐसा अकाउंट बना रहे हैं जिससे ईरान के लोगों को मदद पहुंचेगी और आप लोग फंड करिए ताकि ये पैसा ईरान पहुंचे। ऐसे में दोस्तों भारत के अंदर मुहिम चलाई जा रही है तो जरूर बड़ी संख्या में लोग इसमें पैसा देंगे और कहीं ना कहीं ईरान को इस लड़ाई में अपने लोगों की मदद पहुंचाने के लिए आगे आएंगे। अब दोस्तों हिंदू समाज के लोग भी इसमें पैसा देने लगे हैं। अधीश टी नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, हिंदू हूँ और मैं पूरी तरीके से अमेरिका के न्यू कॉलोनियलिज्म का विरोध करता हूँ, यानी अमेरिका जो ईरान पर हमला करके ईरान को कंट्रोल करना चाहता है उसका विरोध करता हूँ और इसीलिए मैंने अपनी ओर से 10,000 रुपए दिए हैं। तो ऐसी जानकारियां अलग अलग तरीके से आनी शुरू हो गई है दोस्तों। कुल मिलाकर ईरान को लोग अपने अपने हिसाब से मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ
बीजेपी की केंद्र सरकार किसी को भी देशद्रोही बता देती है, किसी के ऊपर भी एनएसए लगा देती है, और जब एनएसए लगा दिया जाता है तो उसके बाद भाजपा का पूरा आईटी सेल और इकोसिस्टम काम करने लगता है, और उस व्यक्ति को चाहे वो कितना बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, कितना बड़ा भी पॉलिटिशियन क्यों ना हो, कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसके खिलाफ माहौल बनाने लगते हैं और उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, उल्टा सीधा दावा करने लगते हैं। ऐसा ही मामला सोनम वांगचुक से जुड़ा हुआ था दोस्तों। सोनम वांगचुक का पूरे देश भर के अंदर काफी रिस्पेक्ट था, लेकिन सोनम वांगचुक पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने विदेशियों के साथ मिलकर लद्दाख में हिंसा फैलाने की साजिश रची थी, और इसके बाद उनको जेल में बंद कर दिया गया दोस्तों। तकरीबन 8.5 महीने के बाद जेल से बाहर निकल रहे हैं, और जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करने की जगह लद्दाख जाने का फैसला लिया है। लेकिन सवाल तो उठता ही है कि आखिर बीजेपी की सरकार क्यों अपने मूड से काम करती है दोस्तों। यानी जिस पर मन करा एनएसए लगा दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया, और जिस पर मन किया हटा दिया। अगर हटा दिया तो फिर उस पर आरोप क्यों लगाए गए। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर एनएसए कानून जो लेकर आया गया है देश के अंदर, इसका काफी ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। केंद्र शनिवार को जो कदम उठाया है बीते दिन दोस्तों, उस पर चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई है। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बीजेपी दावा कर रही थी कि कोलकाता के अंदर उसने एक हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक रैली की है। तकरीबन 5 लाख लोग उस रैली में आए थे, यानी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पूरी तरीके से भर गया था। ऐसा दावा करते हुए ड्रोन शॉट दिखाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन एक पत्रकार जब लोगों से बात करने के लिए पहुंचता है, पूछने के लिए पहुंचता है कि आखिर नरेंद्र मोदी की रैली में ये लोग क्यों आए थे, तो एक बीजेपी के सपोर्टर से, समर्थक से पूछा जाता है कि कितने बियर पिया है आपने। तो इस पर जवाब देते हुए बीजेपी का सपोर्टर जो रैली में आया था वो कहता है कि मैंने 4 बियर पिया है। किसने दिया, तो उसने जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने मुझे दिया था। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड रैली कोलकाता में करते हैं, और ब्रिगेड ग्राउंड के अंदर होने वाली इस रैली में भारी भीड़ तो आती है। लेकिन भीड़ से जब ये सवाल पूछा जा रहा है कि वो क्यों आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि मुझे तो लाया गया है, और ये बता रहे हैं कि 4 बोतल बियर भी पिया है। अब इससे आपको पता चल रहा होगा दोस्तों कि बियर के दम पर रैली कराने वाली बीजेपी को लग रहा है कि वो बंगाल में बियर से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बंगाल के लोग अपनी संस्कृति को लेकर, अपने पहचान को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव है दोस्तों, और उनको पता है कि अगर कोई भी उनकी पहचान खत्म करने की कोशिश करेगा तो वो पुरजोर तरीके से करारा जवाब देंगे। आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों गृह मंत्रालय की ओर से पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत हिरासत रद्द किए जाने पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने भी खुशी जताई है दोस्तों। साथ साथ केंद्र सरकार को घेरते हुए सवाल यह है कि आपने 6 महीने तक एक बेकसूर इंसान को जेल में डाल दिया, इसकी भरपाई कौन करेगा। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है, पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जोधपुर जेल से रिहा हो गए। सरकार ने उनके खिलाफ जो कानून लगाया था उसे हटा दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक ने 6 महीने जेल में बिताया, जो बेकसूर थे उनके 6 महीने की जेल की भरपाई कौन करेगा। ये एक रोल मॉडल है जिसके ऊपर फिल्म भी बनना चाहिए, और 3 इडियट्स जैसी और भी मूवी बनी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों ऐसे व्यक्तियों का सम्मान होना चाहिए, और एआईएमआईएम के नेता एकदम डंके की चोट पर सही बात बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी इसी और बयान दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि पूरे विपक्ष को एकजुट होकर इनको सम्मान दिलाने के लिए, सोनम वांगचुक को सम्मान दिलाने के लिए मैदान में कूदना चाहिए। साथ साथ अब ये इंटरेस्टिंग खबर यह है दोस्तों कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने एक टिकट अपने लिए रखा है, यानी राष्ट्रीय जनता दल 5 में से 1 राज्यसभा का सांसद का पोस्ट खुद जीतना चाहती है दोस्तों। तेजस्वी यादव ने खुद का उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। ऐसे में अगर एआईएमआईएम ने सपोर्ट किया तो राष्ट्रीय जनता दल जीतेगी, अगर नहीं किया तो नहीं जीतेगी। ऐसे में एआईएमआईएम के बिहार के जो नेता है दोस्तों, प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि फिलहाल उनकी पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है कि 16 तारीख यानी कल हम लोग किसके पक्ष में वोट करेंगे, क्या वोट करेंगे भी या नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के फैसले के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। विधायकों के साथ हम लोग लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और जो भी फैसला हम सब मिलकर लेंगे उसी फैसले के तहत आगे बढ़ेंगे। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान ने माना कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन के साथ उनकी बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन उन्होंने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। यानी मीम ने अभी ये तय नहीं किया है कि तेजस्वी के पार्टी के उम्मीदवार को वोट करना है या फिर वोट करना ही नहीं है, क्योंकि तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि एआईएमआईएम बीजेपी या उसके किसी सपोर्टर को तो वोट देगी नहीं, तो एआईएमआईएम ये तय कर रही है कि क्या वोट दे भी या ना दे। अगर मीम के लोग वोट नहीं देते क्योंकि उनके पास 5 विधायक है, तो इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि किसी भी हालत में किसी भी तरीके से एआईएमआईएम का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए इंडिया गठबंधन को। अब देखना यह है दोस्तों कि आखिर एआईएमआईएम क्या आगे तय करती है। जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे के दूसरे दिन सिलचर में पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री अपने शासनकाल के दौरान असम के युवाओं को गुमराह किए जाने के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंसा और आतंकवाद के रास्ते पर कांग्रेस ने धकेला था। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि असम के अंदर कांग्रेस ने फूट डालो रात करो की नीति अपनाई थी। यानी बीजेपी का नेता जो खुलेआम कहता है कि वो मुस्लिम समाज के लोगों का वोट नहीं लेगा, मुस्लिम समाज के लोगों का वोट चाहिए भी नहीं, और मुस्लिम समाज के लोगों को चिढ़ाने के लिए मियां शब्द का इस्तेमाल करता है। ऐसे बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेता नरेंद्र मोदी का यह दावा है कि कांग्रेस पार्टी
पार्टी बांटो और राज करो पर काम करती है, यानी बांटो और राज करो की नीति पर काम करती है। इससे पता चल रहा है कि साफ तौर पर नरेंद्र मोदी अपनी ही सरकार अपने ही लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बांटो और राज करो की नीति अगर किसी पार्टी की सबसे ज्यादा है तो एक ही पार्टी है, और आप लोग जानते हैं कौन सी पार्टी देश के अंदर बांटो और राज करो की नीति का इस्तेमाल करती है। साथ साथ दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आती है जहां पर देश भर के अंदर एलपीजी की किल्लत के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गैस चूल्हा जलाकर नाली में पाइप डालकर चूल्हा जलाने का डेमो दिखाया। उन्होंने कहा कि ये संकट आया नहीं है बल्कि लाया गया है। उन्होंने कहा कि विदेश नीति हमारी भारत की पूरी तरीके से फेल हो गई है और बीजेपी वाले इस बात को मानने को भी तैयार नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है तो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें राजस्थान के आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में AIMIM और राजस्थान की एक और पार्टी के बीच में गठबंधन हो सकता है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, गेस कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी है। दरअसल हनुमान बेनीवाल की पार्टी और AIMIM के बीच में गठबंधन को लेकर चर्चाएं राजस्थान में तेज चल रही है, क्योंकि MIM को भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है राजस्थान में, और हनुमान बेनीवाल तो राजस्थान में किसी भी एक नेता के तुलना में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। तो ऐसे में अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा खेल राजस्थान के अंदर होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों साथ ही साथ बेगूसराय में रैली करने के लिए समृद्धि यात्रा में पहुंचे थे नीतीश कुमार। दोस्तों नीतीश कुमार के सामने निशांत कुमार को सीएम बनाओ के नारे लगाए गए और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता जोर जोर से ये नारे लगा रहे थे। बीजेपी के नेता नीतीश के साथ चल रहे हैं जो मुंह ताक रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि जेडीयू के अंदर से आवाज ये है कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, तभी जेडीयू एकजुट रहेगी। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत